जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हिस्ट्री का, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ रखा है पहला ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ओल्ड ट्रेड रूट्स, ओल्ड ट्रेड रूट्स या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क रूट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डिसीजेज, फिर हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट एल डोरेडो। आफ्टर दैट हम लोगों ने कंप्लीट किया था कॉर्न लॉ, इंपॉर्टेंट पार्ट कॉर्न लॉज, इंग्लैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इफेक्ट ऑफ कॉर्न लॉज एंड इफेक्ट ऑफ द अबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज के बारे में पढ़ा था। इसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, कांग्रेस ऑफ बर्लिन। ये पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड रिंडरपेस्ट एंड इफेक्ट ऑफ द रिंडरपेस्ट हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंटरप्रेनर और या पढ़ा था इंडेंजर्ड लेबर, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था एरिया फ्रॉम व्हिच वो एरियाज फ्रॉम व्हिच द लेबर्स वर कैरिड टू दीज कंट्रीज। ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है द इंडियन बैंकर्स एंड द इंटरप्रेनर्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है इंडियन बैंकर्स एंड इंटरप्रेनर्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। हम लोगों को 3 लोगों को पढ़ना है। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वो 3 ग्रुप्स हैं जो अब्रॉड में, फॉरेन में सेटल हुए इंडियन, जिन्होंने कुछ बैंकिंग का काम स्टार्ट किया था। वो लोगों को इंटरेस्ट में पैसा प्रोवाइड करते थे या एक्सेस मनी को वो अपने पास डिपॉजिट भी करते थे, तो इनको बैंकर्स कहा जाता था, बैंकर्स। और ये इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि वो इंडियन बैंकर्स के नेम क्या थे। ठीक है, तो पहला नाम आपका मिलेगा शिकारीपुरी श्रॉफ्स। दिस इज द फर्स्ट नेम। 1 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडियन बैंकर्स, व्हिच ऑफ दिस इज इंडियन बैंकर? तो शिकारीपुरी श्रॉफ्स, नट्टू कोट्टई चेटियार एंड हैदराबादी सिंधी। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट these are the group of the people who started to work in the foreign just like as a banks. मतलब they deposit the money and they provide the money in the finance in the interest। तो ऐसे लोगों के ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रुप हमारा शिकारीपुरी श्रॉफ्स है, दूसरा नट्टी कोट्टई चेटियार्स है, और तीसरा ग्रुप हमारा हैदराबादी सिंधी है। इसमें से यही इंपॉर्टेंट है, यही चीजें आपको याद रखना है इंडियन बैंकर्स एंड इंडियन ऑपराज में। बस केवल आपको नाम ही याद रखना है। बस इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे, और अगला टॉपिक हमारा इंडियन ट्रेड कोलोनाइजेशन। पहला अगला टॉपिक हमारा इंडियन ट्रेड कोलोनाइजेशन एंड ग्लोबल सिस्टम। इंपॉर्टेंट बच्चों ये टॉपिक। इसमें से एक सब टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ द colonization, effect of colonization और in Indian textile industries, in Indian textile industries। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ द कि इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोलोनाइजेशन कोलोनलिज्म का मीन्स जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर कर लिया और अपनी कॉलोनी में कन्वर्ट कर लिया, तो इंडिया के टेक्सटाइल में क्या इफेक्ट पड़ा। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक। तो जस्ट वी हैव स्टार्टिंग व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, देयर आई हैव टॉट यू दैट द silk of China as well as textile of India was very much famous and was very much demanded in the European market। ये वेरी स्टार्टिंग में जब हम लोग सिल्क रूट्स या ओल्ड ट्रेड रूट्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था
कि इंडिया का जो टेक्सटाइल था, इंडिया का टेक्सटाइल और पोएट्रीज और स्पेशली और सिल्क ऑफ चाइना, ये बहुत ज्यादा फेमस थे यूरोप के मार्केट में और बहुत ज्यादा यूरोप के मार्केट में डिमांडेबल थे। ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा था, ऐसा हम लोगों ने कम्पीट किया था। लेकिन जब इंडिया में, मैंने बताया था कि इंडिया में ट्रेडर्स आए, धीरे धीरे करके आए, वो एक ट्रेडर्स के रूप में आए, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में जो ट्रेड करने के लिए आए वो सबसे पहले पुर्तगालीज लोग आए, पुर्तगालीज लोग आए, पुर्तगालीज लोगों के बाद फिर स्पेन के लोग आए, डच जिन्हें कहते हैं स्पेन के डच आए, DUTCH डच आए। आफ्टर दैट इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश आए और आफ्टर दैट फ्रेंच आए। तो ये इंडिया में फॉरेन यूरोपियन लोगों के ट्रेडर्स का और मतलब सीक्वेंस है। सबसे पहले पुर्तगालीज आए, फिर स्पेन के डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, आफ्टर दैट फ्रेंच लोग आए इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इन चारों के बीच एक कंपटीशन चला। एट लास्ट में सक्सेस हुए हम लोगों के ब्रिटिशर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जो वार लड़ा, इंडिया को कैप्चर करने का जो उनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो 1757 के वार ऑफ प्लासी से स्टार्ट होता है, जो कि 1757 में लॉर्ड क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मीर जाफर उनकी तरफ से सपोर्ट किए थे। और बेसिकली फिर 1764 में वार ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ, वार ऑफ बक्सर और बक्सर के वार में उन्होंने इंडिया के 3 ज्वाइंट आर्मीज, मतलब इंडिया के एक ग्रुप को, जिसमें दिल्ली की आर्मी थी, दिल्ली के राजा शाह आलम और सुजाउद्दौला जो कि अवध के हेड थे, उनकी आर्मी थे, और खुद मीर कासिम जो कि बंगाल का गवर्नर था वो थे। इन लोगों ने, मेरे कहने को धीरे बाई प्रोसेस उन लोगों ने जब इंडिया को कैप्चर कर लिया, तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का जो बेसिक इंपॉर्टेंट था, जो बहुत ज्यादा डिमांडेबल था यूरोप में, दैट वाज टेक्सटाइल, उसका यूरोप में क्या, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का टेक्सटाइल यूरोप के मार्केट में बहुत ज्यादा उस समय डिमांडेबल होता था। द टेक्सटाइल ऑफ इंडिया वाज वेरी मच डिमांडेबल इन द मार्केट्स ऑफ द यूरोप। दैट्स व्हाई द रीजन एशियन ट्रेडर्स आल्सो वर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम द यूरोप बाय सिल्क रूट्स। तो वो क्या कहते हैं, टेक्सटाइल का विकास। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इंग्लैंड में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट हुआ था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हुई, और जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हुई तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को पॉलिटिकली अपने ग्रिप में ले लिया, तो इंडिया से वो लोग इंडिया का जो गुड क्वालिटी का कॉटन था वो एक्सपोर्ट करने लगे टू द इंग्लैंड, और वहां का जो टेक्सटाइल था, जो इंडस्ट्री का बना हुआ टेक्सटाइल था, वो इंडिया के मार्केट में ला करके वो बेचने लगे, और एक बहुत लंबा प्रॉफिट, एक बहुत लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट गेन करने लगे, जिसे हम सरप्लस ट्रेड कहते हैं, जिसे सरप्लस इनकम कहते हैं। वो इनकम उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था बच्चों कि इंडियन टेक्सटाइल जिसका एक्सपोर्ट 1800 में हम लोग पाते हैं, 1800 के पास हम लोग देखते हैं कि 30% इंडिया के ट्रेड का 30% का, जो कि हमारा 30% एक्सपोर्ट का था, वो 1815 तक आते आते ये घट करके 15% हो गया था। बेसिक मेरे कहने का मतलब बहुत तेजी से रिड्यूस हुआ था प्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर्स। तो व्हाट वाज द इफेक्ट कि वो इंडियन टेक्सटाइल जो कि पहले यूरोप के मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन जैसे ही इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी के कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो इंडिया का गुड क्वालिटी का कॉटन वो लोग एक्सपोर्ट करने लगे टू द इंग्लैंड। एंड इंडिया के जो वीवर्स थे वो गुड क्वालिटी का कॉटन नहीं पा रहे थे। इसके बाद जो इंडिया के वीवर्स थे उनका जो बेसिक टेक्सटाइल होता था वो हैंड वूवन होता था, जबकि इंग्लैंड में ऑलरेडी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हो गई थी, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था वो कंपेरेटिवली चीप था एंड मोर ड्यूरेबल था रेदर देन द हैंड वूवन। रिजल्ट वाज इंडिया का कंप्लीट मार्केट, इंडिया का टोटल मार्केट फिल हो गया विद द import of the British, with the textile which was imported from the British, और इस तरीके से पूरे इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो कोलैप्स कर गया। तो वी आर फाइंडिंग कि जो इंडिया का टेक्सटाइल था, जिसके लिए इंडिया एशियन टाइम से फेमस था, वो
कोलोनिज्म की वजह से, इंडिया के ब्रिटिश कंट्रोल की वजह से वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो गया और धीरे धीरे करके वो कंप्लीटली कोलैप्स कर गया। ये था इंडिया का इफेक्ट ऑफ द इंडिया कोलोनाइजेशन इन इंडिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा ट्रेड सरप्लस क्या होता है। ठीक है, पढ़ेंगे ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ट्रेड सरप्लस को किन किन जगह पर यूज किया गया। अगला पार्ट हम लोगों का होगा बेटा ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस क्या है, ट्रेड सरप्लस किसे कहते हैं, ट्रेड सरप्लस किसे कहा जाता है, व्हाट इज ट्रेड सरप्लस। तो मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि इंडिया को जब ब्रिटिशर्स ने अपने ग्रिप में कर लिया, अपनी कॉलोनी बना लिया, कॉलोनी मतलब पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकली इंडिया ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। तो ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल्स को चीप रेट पर, यहां से बहुत चीप रेट पर वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया से रॉ मटेरियल को बहुत चीप रेट पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए वो लोग, और वहां से जो कॉटन या बाकी जो भी मटेरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होकर के आता था उसे इंडिया के मार्केट में काफी हाई प्राइसेस में बेचते थे। इस तरीके से वो बहुत लार्ज अमाउंट एज ए प्रॉफिट गेन करते थे। उसके प्रॉफिट गेन करने का मेन रीजन था क्योंकि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सोशली इंडिया में डोमिनेंट हो चुके थे ब्रिटिशर्स। इस वजह से उनका मोनोपोली राइट हो गया था इंडिया के मार्केट में। इस वजह से वो इंडिया के मार्केट से जो रॉ मटेरियल थे उसको सस्ते रेट में वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे टू द इंग्लैंड, और उस सस्ते मटेरियल को विलेज एरिया से सिटी एरिया तक कैरी करने के लिए उन्होंने एक पेड सर्वेंट अपॉइंट किया था जिनका नाम गोमथाज था। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आया करता है कि हु वर गोमथाज। तो गोमथाज वर पेड सर्वेंट ऑफ द कंपनी who were responsible to carry out the raw material from the village area to the city and from where it was exported to the Britain in cheap rate, and वहां से जो प्रोडक्ट आता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आता था वो हाई रेट में आता था। और उसका रिजल्ट क्या होता था, रिजल्ट उसका ये होता था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में बहुत लार्ज एक बड़ा प्रॉफिट गेन करने लगे। उसी प्रॉफिट को हम लोग ट्रेड सरप्लस कहते हैं। तो नॉर्मली ट्रेड सरप्लस कैन बी डिफाइंड बाय सच वे व्हेन रॉ मटेरियल इज आल्सो imported in cheap rate and product material is exported in high rate, then there is a good profit, that large profit is considered as a trade surplus. ओके बच्चों, आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उस ट्रेड सरप्लस का ब्रिटिशर्स करते क्या थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस। क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द importance of trade surplus। ट्रेड सरप्लस का इंपॉर्टेंट क्या था, दिस इज क्वेश्चंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेड सरप्लस। तो बच्चों जो ट्रेड से ब्रिटिशर्स प्रॉफिट गेन करते थे उसको मल्टीलेटरल चीजों में खर्च करते थे। एक तो पेमेंट देने में, दैट वाज आल्सो एक्सपोर्ट, मतलब पेमेंट में ब्रिटिश कंपनी जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उनको पेमेंट देने में खर्च किया जाता था। दूसरा पेंशन देने में खर्च किया जाता था, जो रिटायर्ड हो जाते थे, जो कंपनी के एम्प्लॉयज रिटायर्ड हो जाते थे उनको पेंशन देने में खर्च किया जाता था। तीसरा बच्चों डेप्ट, DEPT डेप्ट, वो लोग जो विदेशों से या जहां पर कंपनी लॉस में जाती थी या मैनी जगह कंपनी को बहुत जगह पर विद्रोहों का सामना करना पड़ता था, लॉट ऑफ प्लेसेस में उन्हें वार करना पड़ता था, तो वहां पर जो लॉस होता था उस लॉस को भी हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रॉफिट से फुलफिल करते थे। और इसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर्स रिटायर्ड होते थे उनको गुड अमाउंट में प्रेजेंट्स दिए जाते थे। तो दीज वर द एरिया वेयर दैट ट्रेड सरप्लस वाज एक्सपेंडेड। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ में आया कि व्हाट इज ट्रेड सरप्लस एंड व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेड सरप्लस फॉर द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके।